Yes, good morning, everyone. Good morning. So today we will start with the numericals of the center of mass. आज जो आप लोगों के लिए हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशंस। तो इसमें क्वेश्चन ये रहेगा हमारा, जनरली लगभग सभी का क्वेश्चन एक ही होगा, सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन यही रहेगा कि हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन मास सिस्टम। जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम आपको मिलेगा, जो भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो सभी एक्सटेंडेड होंगे जिनके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई भी पॉइंट मास नहीं होगा, या पॉइंट मास होगा तो वो सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस होगा। तो उसके लिए अपन को पूरा का पूरा सिस्टम के लिए जो है वो सेंटर ऑफ मास निकालने का जो कैलकुलेशन है वो अपन करेंगे। यस कमल, वेरी गुड मॉर्निंग। So what we will do today, we will find out the center of masses for different cases, different systems and different bodies of distributed masses. So first of all, आज एक क्वेश्चन जो है वो मैं ले लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपन अपने क्वेश्चन से, जिसमें इन्होंने कहा है सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो आई एम स्विचिंग माय कैमरा, मैं मेरा कैमरा स्विच कर रहा हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो कल जो मैंने क्वेश्चन बताया था उस ही एक दूसरा क्वेश्चन है, आपको मैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये आपको शायद मेरा क्लास दिख रहा होगा। क्या आपको ये एग्जाम्पल 9 विजिबल है? इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जितने भी बच्चे हैं, सब स्क्रीन दिख रही है सबको? चलिए ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यू करते हैं अपन। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं अपन। क्वेश्चन ये कहता है, शो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l लाइज एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है ये पूरी रॉड है, m मास की है, l लेंथ की है। बताना है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है इस रॉड का, वो इस पूरी रॉड के सेंटर पर लाई करता है। तो इस पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास इस पूरी रॉड के सेंटर पे लाई करता है, ये आपको शो करना है, ये दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, हमको एक एलिमेंट एज्यूम करना है। अपन O पॉइंट पर अगर अपना ओरिजिन मान लें, O पॉइंट से शुरू कर रहे हैं अपनी सारी कैलकुलेशन, O पॉइंट को ओरिजिन मान के, तो ये मान सकते हैं कि O पॉइंट से x डिस्टेंस चल करके हम dx एलिमेंट ले रहे हैं। O पॉइंट से x डिस्टेंस चलकर हम dx एलिमेंट ले रहे हैं, और उस dx एलिमेंट का जो मास होगा वो निकालना चाहता हूं मैं, जिसको dm बोलूंगा मैं। व्हाट इज दिस मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट? dm कहलाएगा, dm। तो ये जो dm होगा इसका स्मॉल मास, उसको अपन बोलेंगे टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, यानी कि हो गया मास पर यूनिट लेंथ हो गया इस पूरी रॉड के अंदर। उस मास पर यूनिट लेंथ में मैं स्मॉल लेंथ dx मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या ये मेरे को dm मास नहीं मिल जाएगा? अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं उस कंफ्यूजन को कि वैल्यू मैंने कैसे लिखी है। आई एम राइटिंग इट हियर कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देख लो आप ध्यान से। जब मेरा dm मास होता है तो मेरा जो क्या बोलते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया इसको, dx, जब मेरा dx लेंथ होता है, dx लेंथ का एलिमेंट होता है, तो मेरा मास dm आता है, स्मॉल मास आता है। जब मेरा इसमें गिवन है l लेंथ का एलिमेंट होता है, तो मेरा मास कितना आता है? कैपिटल M आता है। समझ रहे हो आप बात? तो अब ये इसका मतलब dx जिस हिसाब dx जितना dx बढ़ेगा उतना dm बढ़ रहा है उसी रेशियो में, उसी रेशियो में जितना लेंथ बढ़ रही है उतना ही मास कैपिटल M बढ़ रहा है। तो अपन कह सकते हैं इनका रेशियो सेम है। तो अगर रेशियो सेम है इनका, तो अपन इनका रेशियो ले सकते हैं, यानी कि m अपॉन l का जो रेशियो होगा, m अपॉन l का जो रेशियो होगा, वही रेशियो dm अपॉन dx का भी होगा। एम आई राइट हियर? क्या मैं सही हूं यहाँ पे? तो अब इस कैलकुलेशन से अपन dm निकाल सकते हैं। इस कैलकुलेशन से आप निकालना चाहते हो dm, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके dm निकाल लो, m अपॉन l इंटू dx। मैंने क्या तरीका बताया इसको अपन कैलकुलेशन को कैसे बताया कि dx लेंथ के करस्पॉन्डिंग अगर मास dm आ रहा है तो l लेंथ के करस्पॉन्डिंग मास m आ रहा है। तो क्योंकि जिस रेट से यहां पर मास चेंज हो रहा है, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, उतनी ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू लेंथ यहां है, क्योंकि बॉडी का कंपोजिशन यूनिफॉर्म दिया हुआ है। बॉडी को जब भी कुछ नहीं कहेगा तो वो यूनिफॉर्म मानेंगे हम, इसकी होमोजीनियस मास है इसका। होमोजीनियस यानी कि इसकी लेंथ जो है उस लेंथ के अलोंग मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, बराबर बटा हुआ है मास चारों तरफ।
तो इस कैलकुलेशन से हमने लिख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय। अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे दी जाएगी? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पहले भी अपन कर चुके हैं कई बार कैलकुलेशन, एक्स डीएम अपॉन एम होती है, इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन एन। कैसे निकालते थे आपको याद है? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। उसी का इंटीग्रेटेड फॉर्म जो था वो ये था कि बार बार आप m और x को नहीं लेते, अपन को पता है कि किसी भी पर्टिकुलर डीएम एलिमेंट के लिए x कांस्टेंट है, तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए x कांस्टेंट है तो x तो हो गया ये वाला, और dm जो है वो वेरिएबल है, तो dm के आगे d लगा, मतलब m के आगे d लगा दिया अपन ने, तो वेरी जो करेगा उसके आगे d लगाते हैं, और ये तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी। कैसे? एक तरह से देखा जाए तो x1 dm1 प्लस x2 dm2 प्लस x3 dm3 ऐसे कर करके सारा इंटीग्रेशन, ये जो है इस चीज का हमेशा इंटीग्रेशन विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज टर्म्स included together and whole divided by capital M. Capital M is nothing but m1 plus m2 plus m3 and so on, dm1 plus dm2 plus dm3 and so on. अब इस पूरी कैलकुलेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा dm की वैल्यू पुट कर दो फटाफट से, तो ये वैल्यू पुट कर दो dm का वैल्यू। तो इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ dm हियर, व्हाट विल आई गेट? x into m upon l into dx, क्योंकि m upon l into dx किसकी वैल्यू है? ये जो वैल्यू है किसकी है? ये dm की है, तो ये वैल्यू मिल गई। अब यहां से देख सकते हो आप कि m अपॉन l कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, तो ये हो जाएगा m से m कट जाएगा तो 1 अपॉन l बाहर रह जाएगा और अंदर बचेगा x dx। ध्यान रखिएगा जो भी dx के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन हो रहा है तो केवल x वाले टर्म्स अंदर रहेंगे, बाकी सब बाहर चला जाएगा। तो मैंने आपको यहां समझा दिया कि x dx का इंटीग्रेशन जब आप करते हो आप जानते हो x की पावर n प्लस 1 अपॉन x n प्लस 1 आता है, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज x स्क्वायर बाई 2 आएगा। लिमिट्स 0 टू l रहेंगी, लिमिट्स l पुट करोगे तो l स्क्वायर बाई 2 होगा, 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, तो l स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 अपॉन l, तो l से l कट जाएगा। जैसे मैं करके दिखाई दूं इसको यहाँ पे, जब आप इसको पुट करोगे, ये देखो आपको मैं बता देता हूँ एक बार, जब आपने यहाँ पे XCM निकाला था, XCM निकाला था तो तरीका क्या बताया था मैंने? 1 अपॉन m इंटीग्रेशन x dm। अब इसको सॉल्व करने के तरीका मैंने क्या बताया आपको? वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 1 अपॉन m इंटू एक्स डी एम। एक्स कितना है? एक्स तो हमारा एक्स ही रहेगा, एक्स चेंज नहीं होगा, एक्स एक्स ही रहेगा। डीएम का वैल्यू मुझे मालूम है, देखो डीएम का वैल्यू मिला हुआ है मुझे, ये वैल्यू जो है वो डीएम की है, स्मॉल एम आएगा ये वाला। तो डीएम का वैल्यू कितना है? m अपॉन एल इंटू डीएक्स। अब आप जानते हो कॉन्स्टेंट टर्म्स m से m कैंसिल हो जाती हैं, तो अंदर बाहर क्या बचेगा? 1 अपॉन एल इंटू एक्स dx का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? 0 से l तक, बिकॉज मेरा डीएम मास का एलिमेंट जो है वो 0 से लेके l लेंथ तक वेरी कर रहा है, तो अपन इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू l। अब ये वैल्यू क्या देगा इंटीग्रेशन के बाद? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। वैसे क्योंकि मुझे मालूम है फॉर्मूला क्या था मेरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू 1 को पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रहेंगी 0 टू l। अब इसमें एक बार l पुट करेंगे और एक बार 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, l पुट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ देख लो, इज इक्वल टू 1 अपॉन l इंटू एल स्क्वायर बाई 2। ये तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो दिख रहा होगा -0। तो यहाँ पे साफ समझ में आ गया होगा, 1 अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2 से l कट गया, तो इट विल बी गिविंग यू l बाई 2। यानी कि XCM यानी कि सेंटर ऑफ मास इन x एक्सिस विल लाई एट ए डिस्टेंस ऑफ l बाई 2 फ्रॉम द ओरिजिन। एम आई राइट हियर? सबको समझ में आया? देखो मेरा जो ओरिजिन था वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट की जा रही है सारी, हमेशा ओरिजिन से x को कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये XCM निकाला है तो हमने केवल वेरी किया है, y कोऑर्डिनेट हमारा कांस्टेंट है, y कोऑर्डिनेट में हमें नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन y कोऑर्डिनेट में है ही नहीं, मेरा सारा मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसमें? x कोऑर्डिनेट में। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा XCM का, सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है वो l बाई 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी रॉड जो है, अगर मेरी ये जो रॉड है वो, उसको यहां पर मैं उसका क्या मान लूं, उस रॉड का मैं अगर क्या बोलते हैं ओरिजिन यहां पर मान लूं 0 0 यहां मान लूं, तो इस कंडीशन में जो इस पॉइंट के ये वाली वैल्यू है, तो अब जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर इसको 0 0 मान लेता हूं तो मेरा XCM यानी सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है, बिकॉज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कहां लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बिल्कुल l बाई 2 लेंथ पे लाई करेगा। ये लेंथ l बाई 2 हो जाएगी क्योंकि पूरी लेंथ रॉड की क्या है? l है।
ये पूरी लेंथ है रॉड की, ये एल है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेथड कैसे कैलकुलेशन किए मैंने यहाँ पर। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सेंटर ऑफ मास के, वो कितने हो जाएंगे बेटा, सेंटर ऑफ मास के, ये लिख रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे आपके x, 0 होंगे ना, y एक्सिस तो इसमें 0 है, तो x, 0 लिखने के लिए क्या लिखोगे, l/2, 0। ये आपका आंसर आ गया। सो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ गया होगा सबको। चलिए, तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। अब बेटा थोड़ा सा मैं ट्रिकी और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लूंगा, उसको प्लीज समझने की कोशिश करना, क्योंकि वो आप जब थोड़ा जोर दे के समझोगे और समझ में आ जाएगा तो उस जैसे और भी सवाल अपन को करने हैं, तो इस पर थोड़ा सा फोकस रखना, ध्यान रखना। और अगर इन बिटवीन कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे को रोक कर पूछ लेना, नहीं तो फिर अब मैं आगे बढ़ा तो आपको आगे की चीज समझ में नहीं आएगी और क्वेश्चन नहीं होंगे ना। तो इस क्वेश्चन का हर स्टेप समझ लेना अच्छे से, जिससे आगे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसमें जो है वो क्या है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक हेमिस्फीयर है। क्या है ये, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर क्या होता है, ये एक 3D बॉडी होती है। 3D बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो क्या करना है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो इस रेडियस का, इस हेमिस्फीयर का जिसका रेडियस कैपिटल आर है, उस हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ओरिजिन को कहां एज्यूम कर रहे हैं, बॉडी को सिमेट्री, आप यू आर फ्री टू टेक ओरिजिन एनीवेयर ऑन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। आप ओरिजिन को कहीं भी मान सकते हो, बॉडी के ऊपर या बॉडी के बाहर कहीं भी, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए हम बॉडी को सिमेट्रिकली रखते हैं एक्स और वाई एक्सिस में। हम इस तरह से रखते हैं बॉडी को एक्स वाई एक्सिस में कि हमारे कुछ कोऑर्डिनेट, तो हमारे जो कुछ पॉइंट्स हैं वो तो या तो एक्स पे आ जाएं या वाई पे आ जाएं। तो उसको रखने का तरीका यही सबसे बेस्ट दिखा है मुझे, ये जो तरीका है इन्होंने रखा है। आप इसको और भी तरीके से यूज कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन इस तरह से रखनी है, क्योंकि मुझे मालूम है जब इसको ऐसे रखूंगा तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक्स में ही मूव करेगा। आपको मालूम है सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आएगा, वर्टिकल लाइन पे। क्यों? क्योंकि जितना मास अपसाइड, अपर साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उतना ही लोअर साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली पैटर्न सेम है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसी लाइन पे आ जाएगा। तो ये आपका वर्बल विजुअल एनालिसिस होता है, जो आपको हर किसी को करना ही पड़ता है। तो ये विजुअल एनालिसिस से मैंने इसको एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेस कर दिया, इसका एक्सिस और एक्स एक्सिस का एक्सिस दोनों का सेम हो गया। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा, तो देखो कैसे करूंगा। मैं एक्स डिस्टेंस चल करके, कितना चल कर, एक्स डिस्टेंस चल करके ओरिजिन से, ओरिजिन को यहां माना है मैंने सेंटर पे, सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज आल्सो द सेंटर ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस चल करके कोई डी एक्स थिकनेस की मैं स्ट्रिप एज्यूम करूंगा, सॉलिड स्ट्रिप। यहाँ पे ये स्ट्रिप कैसी है, सॉलिड स्ट्रिप है। सॉलिड स्ट्रिप का मतलब 3D है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट 3D मास है। तो आप एज्यूम कर सकते हो ये स्ट्रिप अंदर तक जा रही होगी, बॉडी में पूरी में फैल रही है। तो ये डिस्क, ये स्ट्रिप नहीं होगी अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से देखूंगा। इफ आई सी इट फ्रॉम दिस साइड, आप सब बच्चों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि अगर मैं इस स्ट्रिप को इस साइड से देखूंगा हेमिस्फीयर के अंदर, तो ये अपने आप में एक सॉलिड डिस्क बन जाएगी। एम आई राइट हियर इप्सिता, विनय, फरहान, एवरीवन अदर्स? क्या ये बात सही है, समझ में आ रही है? क्योंकि अब तक जो आपने एनालिसिस किया था ना, जैसे इसमें किया था फॉर एग्जांपल, तो ये आपकी क्या थी, ये आपकी एक डिस्क थी। तो इस डिस्क में अगर कोई स्ट्रिप लोगे तो वो आपकी रॉड होगी। डिस्क में कोई स्ट्रिप लोगे, रॉड होगी। अगर किसी डिस्क के अंदर से कोई दूसरा एलिमेंट काटोगे रेडियस का, आर रेडियस का, तो वो भी डिस्क होगा। लेकिन एक कंप्लीट 3D बॉडी से, 3 डायमेंशनल बॉडी है, उसमें से अगर अपन चाहें किसी एलिमेंट को निकालना, तो सबसे बेस्ट एलिमेंट जो होता है मेरा, वो अपन क्या है, यहां से आर एक्स डिस्टेंस चल करके एक डिस्क एज्यूम करेंगे। सो इट इज नॉट ए स्ट्रिप perfectly, it is a disk at a distance x and the radius of this disk is small y। इस डिस्क का जो रेडियस है वो कितना, स्मॉल y। अगर आप इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो मैं मेरे डायग्राम को बनाऊंगा, उसमें देख लो आप। मैं मेरा डायग्राम ब्लैंक पेज पे बना के दिखाता हूं कि ये एक्चुअली कैसा दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, मैंने जो डायरेक्शन दिखाई है ये वाली साइड है, ये वाला जो एरो बनाया है। अगर कोई व्यक्ति इस साइड खड़ा होकर देखेगा इस स्फीयर को, हेमिस्फीयर को, तो ये जो एलिमेंट होगा वो कैसा दिखेगा, मैं उसको पिक्चर को दिखा रहा हूं आपको। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये मेरा डायग्राम है, ये मेरा एक सर्कुलर डायग्राम है, ये वाला। इस सर्कुलर डायग्राम के अंदर, सर्कुलर क्या है, ये हेमिस्फीयर, सॉरी ये इट इज एन हेमिस्फीयर, जो मैंने ऊपर से देखा, इससे साइड से। हेमिस्फीयर को साइड से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा।
अब उसमें आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? आपका ऑब्जेक्टिव है कि एक एलिमेंट लेना। तो एलिमेंट अब इस हेमिस्फेयर के लिए क्या लिया जा सकता है? अगर आप एक स्ट्रिप लेते हो या कह सकते हैं अपन इसको कोई और चीज ले लेते हो, तो वो एंटायरली यूनिफॉर्म पैटर्न में पूरा कवर नहीं करेगी। देखो यहां से अगर हम स्ट्रिप लेते तो वो स्ट्रिप ऐसे बढ़ती जाती, ऐसे बढ़ती जाती, तो उस स्ट्रिप का क्या है, लेंथ भी बढ़ता, उसका विड्थ भी बढ़ता, बहुत सारी चीजें वेरी करती, तो उसको कंट्रोल करना समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। तो अपन एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं, हमेशा हमेशा आदत डाल दो, ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो एलिमेंट इस बॉडी के मास डिस्ट्रीब्यूशन से मैच करता हो। अब इस बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? रेडियस, मतलब एक्स डिस्टेंस पे चारों तरफ इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप भी एलिमेंट उसी तरह का लोगे। तो आप क्या करोगे, आप एक्स डिस्टेंस चल करके, ये एक्स डिस्टेंस चल गए अपन, चल करके एक ऐसी स्ट्रिप एज्यूम करो, इट विल नॉट बी स्ट्रिप, ये क्या होगा, एक डिस्क होगी ये। तो अगर ये आपको समझ में आया हो तो ये कैसी डिस्क है आपको दिख रही है? ये एक डिस्क होगी जो एक्स डिस्टेंस चलकर होगी, ठीक है। अब एक मिनट, सॉरी, इसमें आपको बता नहीं पाया, इसमें इट इज नॉट एक्स, ये आपका वाई है। ये जो रेडियस है ये वाई, ये जो रेडियस है वाई, क्यों है ये रेडियस वाई? क्योंकि एक्चुअली जितना अंदर में जा रहा हूं हेमिस्फीयर में, वो तो मैं आपको दिखाई नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मैं इनटू द प्लेन जा रहा हूं। तो मैं जब इनटू द प्लेन जाऊंगा तो मैं ये बता नहीं सकता कि मैं कितनी गहराई में जा चुका हूं, वो गहराई आपको यहां से देखनी पड़ेगी। मैं एक्स डेप्थ में चला गया हूं, अगर इस हेमिस्फीयर के अंदर कितना गहरा चला गया हूं, एक्स डेप्थ में चला गया हूं, लेकिन उस एक्स डेप्थ में जाने के बाद जो मुझे कंप्लीट डिस्क दिख रही होगी, जो डिस्क मैंने यहां पर दिखाई है आपको, कंप्लीट डिस्क, उसका रेडियस जो यहां पर y दिखाया है, वो रेडियस यहां पर जो y दिखाया है वो यहां पे कैसा दिखेगा, वो यहां पे ऐसा दिखेगा, वो मैंने आपको बताया है। इस डिस्क का, इस कंप्लीट हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, लेकिन इस हेमिस्फीयर के अंदर जो आपने डिस्क एज्यूम की है यूनिफॉर्मली y रेडियस की एज्यूम की है। सो बेटा ये आपको समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा, प्लीज से यस और नो, क्लियर हुआ बात? क्योंकि इसके समझे बिना आप आगे का चीज नहीं समझ पाओगे। सम ऑफ यू क्विकली से यस और नो, कुछ एक आध बच्चा बता दो यस और नो, समझ में आया किसी को? नहीं आया समझ में? दोबारा बताऊं? शुड आई नीड टू रिपीट इट और शुड बी प्रोसीड? जल्दी से बताओ, या तो चैट बॉक्स में लिख दो, या तो चैट बॉक्स में लिख दो, या फिर वर्बली बता दो। एज यू नो दिस इज नॉट एन ऑफलाइन क्लास, तो मैं आपका यस और नो ले नहीं सकता, बिकॉज आपको अपनी एंड से बताना पड़ेगा समझ में आया या नहीं आया, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ, भूपेंद्र को समझ में आ गया। आपको मेरी आवाज तो आ रही है? मतलब देखो, या तो ये कहा, या तो आइदर यू रेस्पॉन्ड इन नो सर प्लीज रिपीट, और आइदर यू से यस सर समझ में आ गया प्लीज प्रोसीड। क्योंकि क्योंकि अगर मैं बढ़ता जाऊं आगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। हाँ, इस पे था, वेरी गुड, थैंक यू। ऐसे ही आप बता दिया करो, कोई भी कंफ्यूजन हो आप प्लीज हाथों हाथ बताओ, क्योंकि वो चीज जल्दी समझ में आ जाएगी ना बाद में। ये डेरिवेशन में एक दो ही कराऊंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे अच्छे से। तो देखो ये एक हेमिस्फीयर था, इस हेमिस्फीयर को मैंने इस साइड से दिखाया था आपको, इस तरफ से। तो इस तरफ से जब दिखाऊंगा तो ये इसका अंदर का पोर्शन एक्चुअली दिखेगा नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट सॉलिड हेमिस्फीयर है। तो ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, और सॉलिड हेमिस्फीयर के अंदर के पोर्शन को अपन देख नहीं सकते, एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने एज्यूम करने के लिए एक फिगर ऐसा बनाया जिसमें मैं यहां से देख रहा हूं, किस साइड से, लेफ्ट साइड से, ये मेरी लेफ्ट साइड है। तो मैं लेफ्ट से इसको देखूंगा तो ये एक कंप्लीट ऊपर से एक डिस्क की तरह दिखाई देगा ये हेमिस्फीयर, क्योंकि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है। तो ऊपर से देखने पर या एक साइड से देखने पर ये एक कंप्लीट डिस्क की तरफ दिखाई देगा, बड़ी डिस्क जो कैपिटल आर रेडियस की है। और इस कंप्लीट डिस्क, एक्चुअली इट इज नॉट ए कंप्लीट डिस्क, इट इज ए हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर के अंदर एक्स डिस्टेंस नीचे जाकर के, गहराई में जाके, इनटू द प्लेन जाकर के, मैंने एक डिस्क को एज्यूम कर लिया है जिसका जो रेडियस है वो वाई रेडियस है। तो ये जो है वो यहां पे जो समझाया है वो इन्होंने यही बताया कि अगर अंदर जाएंगे इसके, ये एजम्पशन है ओनली, अंदर जाकर के एक्स डिस्टेंस और एक वाई रेडियस की हमने डिस्क एज्यूम कर ली है। उस अब देखो, जब भी एक्स डिस्टेंस आप चलते हो तो थिकनेस को, एलिमेंट की थिकनेस को डीएक्स लेना पड़ता है, ये आप शुरू से पढ़ते जा रहे हो।
क्योंकि वेरी जिस डायरेक्शन में वेरी करते हैं ना उसी डायरेक्शन में dx लेते हैं। तो x डायरेक्शन वेरी हो रही है, x में अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एलिमेंट जो की थिकनेस होगी वो dx लेंगे। जैसे आपको मालूम होगा अपन x डिस्टेंस गए थे रॉड में, तो dx एलिमेंट लिया था मैंने, तो ऐसे यहाँ पर भी x डिस्टेंस जाकर के dx थिकनेस की एक डिस्क एज्यूम की है। उस डिस्क को मैं ऊपर से देखूंगा तो ये ऐसी दिखेगी, ये कंप्लीट हेमिस्फेयर है और इस हेमिस्फेयर के अंदर एक डिस्क ये है, ये इनटू द बॉडी है, बॉडी के अंदर है और ये y रेडियस की है। तो अब आपको कुछ कुछ समझ में आया इप्सिता रिपीट करने के बाद? तो अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूं आगे सेशन को। तो अब अपन को इसका डीएम निकालना है, डीएम मतलब स्मॉल एलिमेंटल मास। तो अगर स्मॉल एलिमेंटल मास निकालना चाहते हो किसका, डिस्क का, तो वो कैसे निकलेगा? क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना कि जो भी आप डीएक्स एलिमेंट लेते थे या जो भी आप एलिमेंट लेते थे उसका डीएम निकालना जरूरी है, क्योंकि अपन को एक्स डीएम अपॉन एम करना है, अपन को ये फॉर्मूला रखना है ना, तो उसमें अपन एक्स के साथ में डीएम चाहिए। तो डीएम कैसे निकालेंगे? डीएम इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंटल डिस्क। तो इस डिस्क का जो टोटल मास होगा वो क्या होगा, देखो आप, इसकी मैं पहले क्या करूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा डिस्क का, और वॉल्यूम में इसकी डेंसिटी का मल्टीप्लाई करूंगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। वॉल्यूम का मतलब होता है, ये मैं लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे, वॉल्यूम जो हमेशा होता है वो होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसमें स्मॉल वॉल्यूम लेंगे ना डीवी, तो डीवी इज इक्वल टू एरिया इंटू डीएक्स। क्या सही है? इस डिस्क का जो एरिया होगा, इसमें इसकी जो थिकनेस होगी डिस्क की वो मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया इंटू थिकनेस, तो दैट विल गिव यू द स्मॉल वॉल्यूम डीवी, एरिया इंटू थिकनेस। अब एरिया कितना होगा बेटा, एरिया जो होगा इस डिस्क का वो होगा पाई इंटू वाई स्क्वायर, इट्स नॉट आर इट्स वाई, ये जो रेडियस है वो वाई है, तो पाई इंटू वाई स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द डिस्क इंटू थिकनेस कितनी है, थिकनेस मैंने पहले ही एज्यूम कर ली थी डीएक्स थिकनेस है। तो ये आपको समझ में यहां तक आ गया होगा। अब ये आपका डीवी आ गया, लेकिन अपन को तो डीएम चाहिए ना, तो डीएम निकालने के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि डेंसिटी का मल्टीप्लाई डीवी में कर दो। क्यों? क्योंकि रो इंटू वी जो होता है वो एम होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो बड़े आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे डेंसिटी तो कांस्टेंट है ना, तो इसको डी नहीं लगाएंगे, पूरी लेंगे, तो रो इन डीवी, तो ये लिख देंगे अपन पाई वाई स्क्वायर डीएक्स इंटू रो इज द डीएम हेयर। क्या सही है? समझ में आया बेटा? अब इस अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो मैं y का वैल्यू रखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ r एंड x। कैसे आएगा वो आप एक बार बुक में चेक करो। यहां पे देखो r और x के टर्म में देखो, ये आपका x है यहां तक, अगर आपका o से लेके इस पॉइंट तक x दिया हुआ है, और ये वाला मेरा r है और ये मेरा y है, तो क्या मैं मार्क कर रहा हूं जिन पॉइंट्स को, मेरे क्या राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, ये o है, ये पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास या जो भी दिया है, c दिया है, तो ये ओ सी, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं क्या लेता हूं, पी दे देता हूं। तो ये जो ट्राइंगल ओ सी पी बन रहा है, क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है? ओ सी पी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल एट दिस पॉइंट। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपन को वाई का, तो मैं लिख देता हूं इसको यहाँ पे, व्हाट विल यू गेट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अपन को तो वाई का वैल्यू चाहिए ना, बिकॉज सारे के सारे एक्सप्रेशन को अपन को एक ही वेरिएबल में लाना है। अब आपने क्योंकि वेरिएबल स्टार्टिंग में ले लिया एक्स, ठीक है, जिसका डीएक्स लेते हैं ना अपन, डीएक्स उसी को वेरिएबल को ही लेके चलना है, बाकी वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना होता है। तो डीएक्स अगर अपन ने लिया एक्स के लिए, तो अपन को वाई एलिमिनेट करना है, तो वाई एलिमिनेट करेंगे यहां से, तो वाई का वैल्यू यहां से निकलेगा बेटा, कैसे निकलेगा, यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप चाहते हो y का वैल्यू निकालना, तो यहां से y का वैल्यू कितना आएगा, यहां से y का वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपको क्लियर हो गया? ये वैल्यू आप यहां पुट कर दो, तो ये वैल्यू जब यहां पुट करोगे, सॉरी इसमें स्क्वायर की जरूरत, इसमें स्क्वायर रिक्वायर्ड था, इसमें इसकी जरूरत नहीं है y की, आप स्क्वायर रखो, तो y का स्क्वायर आ गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो आप पुट कर दो, तो ये आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर एंड दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय dx। तो ये एक्सप्रेशन फाइनली मुझे मिल गया, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या ये वैल्यू सबको समझ में आई? इंटू, अब इसमें क्या चीज मल्टीप्लाई और करनी थी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करनी थी, हाँ ये आपको मिल गया होगा पाई इंटू वाई स्क्वायर क्या है आपका,
पाई इंटू वाई स्क्वायर है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद रो मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद dx आ जाएगा आपका। तो ये जो पाई और रो है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। तो अब अपन को dm तो मिल गया। अब जब आपको dm मिल गया तो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दूं बेटा। xcm का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं अपन। xcm क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dm होल डिवाइडेड बाय कैपिटल M। मेरे हिसाब से फॉर्मूला आपको याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dm होल डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये ही एक्स वाई सी एम के लिए आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन एम। तो अब अपन को मालूम है अपना जो कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का वो केवल और केवल एक्स एक्सिस में आ रहा है, तो मैं एक्स की इक्वेशन लिखूंगा, वाई की नहीं लिखूंगा। तो मैं एक्स डीएम लिखूंगा। तो एक्स तो यहाँ पे आ गया एक्स, डीएम का वैल्यू यहां से पुट कर दो। डीएम का वैल्यू कितना आया था आपका, ये आया था, मैं सारी टर्म्स लिख रहा हूं, पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू रो इंटू डी एक्स एंड होल थिंग। ये आपका एक्स डीएम आ गया ना, देखो एक्स तो ये पहले से मल्टीप्लाई था, डीएम कितना है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रो डी एक्स आ गया, एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, होल थिंग डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। इस पूरे का इंटीग्रेशन आपका। तो इसमें जो जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी वो बाहर ले लो। देखो क्या क्या कांस्टेंट दिख रहा है, पाई कांस्टेंट दिख रहा है, रो कांस्टेंट दिख रहा है और एम कांस्टेंट दिख रहा है। तो मैं इसको बाहर ले लेता हूं, मैं इसको बाहर ले लेता हूं, पाई रो अपॉन कैपिटल एम, और ब्रैकेट के अंदर जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, वो मिलेगा x इंटू आर स्क्वायर माइनस, मैंने क्या किया, मैंने x का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर में कर दिया अंदर, और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में भी कर दिया, क्योंकि सारे टर्म्स को अपन को सेपरेट करना है ना, तो जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अलग नहीं कर पाएंगे। तो x इंटू आर स्क्वायर और फिर x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ये तो इतना पार्ट तो अलग कर लो आप, इतने पार्ट को अलग करके क्या करेंगे कैलकुलेशन, इतना पार्ट आपने सेपरेट कर लिया। अगर इतना पार्ट आपने सेपरेट कर लिया हो तो मैं इसको आगे सॉल्व करूं, इसको करेंगे अपन आगे, इसको लिखेंगे अपन, इसको सेपरेट कर लो। ये आपका इंटीग्रेशन डीएक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन डीएक्स इस पार्ट को, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हो जाएगा। देखो कैसे लिखा मैंने, पाई तो हट चुका है, एक्स इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, और रो भी बाहर निकल चुका है, ठीक है, और एम भी बाहर निकल चुका है, प्लस दो पार्ट में करेंगे इसको, माइनस आ जाएगा यहाँ, माइनस एक्स क्यूब आएगा, माइनस एक्स क्यूब इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन। तो ये दो पार्ट में इंटीग्रेशन करना है अपन को, तो बेटर होगा अपन दो पार्ट में इंटीग्रेशन करें। तो ये लिखेंगे अपन पाई रो अपॉन एम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू। तो मैं लिख रहा हूं, आप जानते हो इस फॉर्मूले को, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू आर स्क्वायर माइनस, यहां इंटीग्रेशन कितना होता है, यहां एक्स क्यूब का, तो n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन, तो मतलब 4 अपॉन 4, एक्स की पावर 4 अपॉन 4। इस पूरे के ऊपर आप एक बार में एक साथ लिमिट लगा सकते हो, क्योंकि लिमिट सेम है। अगर लिमिट डिफरेंट होगी अलग अलग इंटीग्रेशंस के लिए एक साथ नहीं लगाते, अलग अलग लगाते, पर पूरे के लिए लिमिट एक ही है, तो आप इसको लगा दो। कहां से कहां तक वेरी कराएंगे अपन, जीरो से लेकर कहां तक जाना है आपको, यहाँ पे लिमिट्स के अंदर आपको सबको मालूम है, जीरो से लेके कहां तक वेरी करोगे, जीरो से लेके आर तक जाना है आपको। क्यों जाना है मैं आपको डायग्राम बताऊं, आप डायग्राम देख लो। जैसे जैसे मेरा एक्स वेरी कर रहा है वैसे वैसे मुझे जीरो से लेके कहां तक ले जाना है, एक्स को आर रेडियस तक ले जाना है, यहां तक। तो जैसे जैसे मेरा एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी नई नई डिस्क आती जाएंगी, और ये सारी डिस्क मिलकर के इस हेमिस्फीयर को कवर कर लेंगी, एंड द एंटायर हेमिस्फीयर विल गेट कवर्ड इन द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में सब आ गया, तो इसको वैल्यू को पुट करोगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फाइनली मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, मिलेगा पाई रो अपॉन एम। अब इसमें आर पुट कर दो तो इसमें आ जाएगा आपका, देखो आप इसको वर्बली भी कर सकते हो मुंह जबान, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर की पावर 4 अपॉन 2 माइनस आर की पावर 4 अपॉन 2। एक बार तो ये आर रख दिया दोनों में, तो आर की पावर 4 अपॉन 2 माइनस आर की पावर 4 अपॉन 4। तो एक तरह से क्या हो गया, ये ऐसे हो गया a बाई टू माइनस a बाई 4। तो a बाई टू माइनस a बाई 4 की वैल्यू क्या आती है, a बाई 4 ही आती है। तो a बाई 4 a क्या चीज है, आर की पावर 4, क्योंकि आर स्क्वायर, और जब जीरो पुट करोगे तो दोनों एक्सप्रेशन जीरो हो जाएंगे, दोनों टर्म्स। तो फाइनली जो मिला मुझे वो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, क्या मिला, आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 को मैं यहां लिख देता हूं, तो पाई रो आर की पावर 4 अपॉन 4m, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, समझ रहे हो, पाई रो आर की पावर 4 अपॉन 4m विल बी द एक्सप्रेशन। अब यहां पे क्या करना है, अगर आपको मालूम है
कि मास और डेंसिटी में रिलेशन होता है कुछ। क्या होता है रिलेशन? सब बच्चे जानते हैं डेंसिटी और मास में रिलेशन होता है। क्या होता है? क्या होता है भाई? मास और डेंसिटी में मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस जो मास है ना, कैपिटल एम लिख रहा है, इसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं मैं। तो इस टर्म को मैं कैसे लिखूंगा? इफ आई वांट टू राइट इट, हाउ विल आई राइट इट? तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? यहाँ पे मास की जगह क्या लिखूंगा? मास की जगह लिखूंगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना होता है एक हेमिस्फीयर का? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कौन कौन जानते हैं बच्चे? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है, जैसे देखो पूरे स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो कर दूंगा मैं। क्या लिख दूंगा? 2 एम की जगह पुट कर रहा हूं मैं 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो मैं अगर पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? मैं लिख देता हूं यहाँ छोटा छोटा थोड़ा। पाई रो आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू रो इंटू, अब वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम कितना था? 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। अब देखो आर क्यूब से आर की पावर 4 कट जाएगी, आर क्यूब से आर की पावर 4 कट जाएगी, तो मैं एक बार कट करके ऊपर आर लिख देंगे यहाँ पे। रो से रो कट जाएगा, तो क्या क्या टर्म्स बचेंगे बेटा आपके पास? पाई से पाई कट जाएगा। तो आप चेक कर लो, अभी यही के काट देता हूं मैं इसको, यहाँ पे कट कर लेते हैं अपन। एक टर्म इससे तो ये कट जाएगा, आर की पावर 4 कितनी बार? आर बार। उसके बाद डेंसिटी रो से लेके आपका रो कट जाएगा, फिर उसके बाद पाई से लेके अपना पाई कट जाएगा। तो जो टर्म 3 है वो ऊपर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? टर्म 3 ऊपर आ जाएगी। तो 3 ऊपर आ गई और नीचे 4 होगा, बिकॉज नीचे डिवाइड में है ना 3, ऊपर आ जाएगा। तो 3/4, और ये 4 नहीं है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/8। एक्सप्रेशन कितना रहेगा? 3/8। अब 3/8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे? 3r/8। 3r/8 डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, याद रहेगा। ये जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे XCM के, इसको यहां लिख देता हूं फाइनली, XCM। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा राइटिंग प्रॉपर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने क्या एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ है, तो मैं एक हाथ से लिख रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन ये चीज अगर नहीं आए तो पूछ लेना। XCM। अब बेटा इसको एनालिसिस को अपन यहां वापस से इसमें लाते हैं और बता देता हूं मैं कि इस सेंटर से O से, सेंटर O से और यहां तक आने में, सेंटर O से लेके और यहां R तक आने में कितने डिस्टेंस पर मेरा सेंटर ऑफ मास आया था? 3r/8 डिस्टेंस। तो आपने निकाला 3r/8 का मतलब क्या होता है समझते हो आप? अगर 4r/8 होता तो कितना होता? हाफ हो जाता। 4r/8 क्या हो जाता? हाफ हो जाता। लेकिन 3r/8 जो है वो हाफ से कम है। इसका मतलब हाफ से कम डिस्टेंस अपन को जाना है यहाँ पर। तो r/2 नहीं जाना, r/2 तो मान लो यहाँ पर है सेंटर में, r/2 से थोड़ा सा कम जाना, यहाँ कहीं पर इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। तो यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा इस बॉडी का। तो क्या इस बात को जस्टिफाई कर सकते हो? इसमें मैं CM लिख रहा हूँ, CM सेंटर ऑफ मास। क्या इस बात को जस्टिफाई कर सकते हो आप? ये जो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास आया है उसको जस्टिफाई मैं कर देता हूं। क्यों जस्टिफिकेशन करेंगे? समझेंगे कि यहाँ क्यों आया है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये जो पार्ट है, कौन सा वाला? स्टार्टिंग पार्ट जो है, जहां पर ओरिजिन वाला जो पार्ट है, उसके पास मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। और जैसे जैसे अपन एक्स एक्सिस में बढ़ रहे हैं तो मास डिस्ट्रीब्यूशन या मास की वैल्यू कम होती जा रही है। यहाँ आते आते मास जो मिनिमम हो गया। देखो ओ पॉइंट पे मास इधर भी बहुत ज्यादा है और इधर भी, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपसाइड एंड डाउन साइड। फिर ओ से आगे बढ़ेंगे तो मास अपसाइड एंड डाउन साइड में थोड़ा कम हो गया, फिर और मास थोड़ा सा कम हो गया, फिर और मास कम हो गया। यहाँ आते आते मास जो है वो दोनों साइड में मिनिमम हो गया या कम हो गया। यानी कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ज्यादा है? यहाँ पर ज्यादा है, स्टार्टिंग पॉइंट्स पर। तो स्टार्टिंग पॉइंट्स पे या एक्स की स्टार्टिंग वैल्यूज के लिए मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास भी एक्स की स्टार्टिंग वैल्यूज में ही आएगा। यानी कि हाफ से थोड़ा सा पहले 3r/8 पोजीशन पर जो है x इक्वल टू 3r/8। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 3r/8, 0 विल बी द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो यहाँ दिखाया है इन्होंने, YCM जो निकालेंगे अपन, YCM, वो YCM आपका, आपको मालूम है बॉडी का जितना मास y एक्सिस में प्लस y में है उतना ही मास, और वही मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम टू सेम मास डिस्ट्रीब्यूशन माइनस y में भी है। तो अगर ऐसा होता है ना कि किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री आ रही है, यानी कि y एक्सिस में जितना मास डिस्ट्रीब्यूशन प्लस y में उतना ही माइनस y में भी है, यानी कि सिमेट्री आ रही है, तो अपन कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो बिल्कुल भी y एक्सिस में नहीं जाएगा, वो x में ही रहेगा। तो y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या रहेगा? 0 रहेगा। y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या रहेगा? 0 रहेगा। और इन द सेम वे आई कैन राइट ZCM इज आल्सो 0, बिकॉज z में भी वेरी नहीं कर रहा, z में भी
जो एक्सिस है वो जितना जा रहा है प्लस में उतना ही माइनस में जा रहा है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3r/8 0 0। सो आज इतना ही डिस्कस कर रहा हूं। आज जो एक न्यूमेरिकल आपको कराया, आज मैंने एक ही न्यूमेरिकल कराया है, लेकिन इसको टाइम लेकर कराया है। मेरा एक्सपेक्टेशन आप लोगों से यही है कि ये न्यूमेरिकल, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मतलब लेंदी और बहुत ज्यादा मतलब बड़ा क्वेश्चन होने के कारण इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक ही एक्सप्लेनेशन को आज एक्सप्लेन किया है। आप इसको घर पे दोबारा से ट्राई करना अपनी बुक में। आपको इसका पिक्चर फोटो होगा आपके पास, अगर इसका फोटो नहीं है तो मैं पिक भेज दूंगा, लेकिन इसको दोबारा से अपने घर पे एक बार ट्राई करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। इसके कंप्लीट होते ही कल से आप सारे सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस करने लग जाओगे, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन का 3D का टफेस्ट टॉपिक था। अगर आप ये कर पाए तो आगे के सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आप बना लोगे। बस ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। किसी को इसमें प्रॉब्लम आएगी तो कल मैं फिर पूछूंगा कि आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, आप मुझे बता देना, कोई स्टेप क्लियर अनक्लियर हो तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, और फिर इसकी और प्रॉब्लम्स अपन लेंगे। यानी कल मैं खूब सारे इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद अपन अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। यानी कि कल मैं इसके कोई भी क्वेश्चंस करा के और इसके अगले टॉपिक पे आऊंगा, उससे पहले आज इसकी प्रैक्टिस कर लो आप। और मैं जो क्वेश्चंस भेजूंगा सेंटर ऑफ मास के, वो आज आप घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है? तो इज इट सफिशिएंट फॉर टुडेज डिस्कशन? आज के लिए बहुत है ये। थैंक यू वेरी मच। तो आज जो मैंने आपको बताया ये आप कर लेना। मैं इसकी पिक्चर अभी ग्रुप में डाल देता हूं और इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। जिनके पास ऐसी बुक नहीं है ऐसे अरोड़ा, वो लोग, मैं पिक्चर भेज रहा हूं, उसकी ट्राई कर लेना आप लोग सभी। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, एंड हैव ए नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करना सब लोग, है ना? ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टफ और सबसे टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा तेज नहीं चलना चाह रहा इसमें, इसलिए मैंने इसको इस न्यूमेरिकल को फोकस किया। इसी तरह से चलेंगे अपन, लेकिन टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका सारा, है ना? क्लास मिस मत करना, आने वाले दिनों में इसको फिनिश करेंगे जल्दी जल्दी अपन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। नाउ यू लीव वन बाय वन। यस, यू कैन लीव नाउ।